नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोहम पाठशाला में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट प्रश्न को कर रहे थे, जिसमें से भाई हम लोगों ने 80 में से 40 प्रश्न को कर लिए थे ऑब्जेक्टिव को। भाई जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं ना आपके ऑब्जेक्टिव में, उसमें से 40 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो जरूर देखे। तो भाई आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जो बाकी के 40 प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को करते हैं। तो भाई ये सब प्रश्न है ना, वो पिछले वीडियो में हमने कर लिए हैं। और भाई ये सब प्रश्न एकदम VBI प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये सब प्रश्न को जरूर देख ले। तो भाई आइए आज के इस वीडियो में हम लोग 40 के बाद प्रश्न करते हैं। तो भाई 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सागर सम्राट क्या है। तो भाई सागर सम्राट के बारे में आपको बताएं तो भाई सागर सम्राट है ना, जो कि भारत का पहला अपतटीय तेल रिग है। और ये है ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, अपतटीय तेल रिग। ये भारत का पहला अपतटीय तेल रिग है जो 1973 में अरब सागर में मुंबई हाई में लगाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिए। इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी ONGC थी, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इस बात को भी ध्यान रखिए। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। तो भाई रूस के सहयोग से कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। ये सब सवाल आपके लिए VBI है सोशल साइंस के, ये सब सवाल जरूर देखें, क्योंकि बोर्ड में आप ऐसे ही सवाल में फंस जाते हैं। भाई सब याद कर लेता है भाई कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, ये सब याद कर लेता है। पर ये सब प्रश्न आपको फंसाते हैं और यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो भाई देखिए 43 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो भाई देखिए सुनहरा रेशा है ना, उसे जूट को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, कपास नहीं भाई, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो भाई अंगोरा ऊन है ना, वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए, अंगोरा ऊन वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हमारा। अब देखते हैं 45 प्रश्न का रहा है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भाई देखिए भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भाई इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही VBI प्रश्न है। अगर आपको हम कह दें कि ये प्रश्न VBI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि देखिए भाई भोपाल त्रासदी जो गैस है ना, वो 23 दिसंबर 1984 को रात में मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिए। और ये एक अमेरिका की कंपनी थी। ये भी आपसे पूछा जाता है कि भोपाल त्रासदी गैस में किसका कंपनी था, तो ये अमेरिका की कंपनी थी। और इसमें 3000 लोग मारे गए थे और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए और जो बातें बताएं उसको भी आप ध्यान रखिए। देखिए 47 प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो भाई भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ये ऑप्शन नंबर बी होंगे हमारा। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। तो भाई सबसे बड़ा रेल जोन उत्तर रेलवे है। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसका मेन कारण है कि उत्तर रेलवे में मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, इसी कारण इधर रेलवे जोन ज्यादा है। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भाई देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है ना, वो 1950 ईस्वी में किया गया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए। अब देखते हैं सदिया से धुबरी तक, ये जगह का नाम है। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो भाई देखिए सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे। इस बात को ध्यान देखिए। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो भाई फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, वो कि पश्चिम बंगाल में है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देख रहे हैं भाई 10th क्लास में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ये सब प्रश्न आप देखिए। अब देखते हैं मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो भाई मोनाजाइट है ना, वो सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। इसे ध्यान रखिए, मोनाजाइट सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। देखिए भाई प्रश्न कह रहा है कि भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है। तो भाई भारत का मुंबई नगर को कॉटनोपोलिस कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। अब देखते हैं कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। तो भाई कुद्रेमुख में लौह अयस्क का खनिज पाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे।
अब आगे बढ़ते हैं, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भाई त्रिवेणी नहर है ना, उसका निर्माण गोपालगंज में किया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी है, ये बिहार से प्रश्न है। अब देखते हैं, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो भाई इन परियोजनाओं में से बागमती परियोजना है ना, वो कि सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान पे है भाई, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो भाई सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चाय की खेती सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी में होती है, और ये लेटेराइट मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा है, तो भाई सबसे ज्यादा असम राज्य में होंगे, जहां बारिश की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न कह रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो भाई एल्युमिनियम का खनिज है बॉक्साइट, बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का एक खनिज है, इस बात को ध्यान रखिए, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो भाई देखिए, ये प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो भाई उधर सूखा यानी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो भाई कोसी, बिहार का शोक नदी भी कोसी को कहा जाते हैं, और कोसी को ही बिहार के बाढ़ का मुख्य कारण मानते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है? तो भाई बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करने वाली आपदा ये बाढ़ है। ये सुनामी, भूकंप, भूस्खलन ये सब समस्या नहीं, बाढ़ बिहार को हमेशा प्रभावित करता है। उत्तरी बिहार बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हमारा। अब देखते हैं, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो भाई एक होता है भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र उसे कहते हैं जहां की पृथ्वी की केंद्र से भूकंप का झटका उत्पन्न होता है ना, भूकंप तरंग जहां से उत्पन्न होती है उसे भूकंप तरंग कहते हैं, और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर ही अधिकेंद्र होता है, ये भूकंप से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर सी है, इसके बारे में आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान रखता है? तो भाई जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे नंबर 1 राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, इस बात को ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। और ये देखिए, ये कह रहा है कि बिहार कौन सा स्थान रखता है? तो भाई बिहार का जनसंख्या 12 से 13 करोड़ के लगभग में है, तो यानी कि ये दूसरा स्थान रखता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। और देखिए, कह रहा है 65 कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इसे कहते हैं औसत आय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए, 66 प्रश्न कह रहा है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो भाई व्यापार है ना, वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित थे, जब मौद्रिक प्रणाली नहीं थे, बैंकिंग नहीं थे, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली पे थे, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखते हैं, मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो भाई मैकलगन समिति को आपको बारे में बता दें कि भाई ये सर एडवर्ड मैकलन ने इसको लाया था, और ये सहकारी समिति से इसका उद्देश्य संबंध है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, और ये 1915 ईस्वी में आया था, इस बात को भी ध्यान रखिए, मैकलेगन समिति 1915 ईस्वी में आया था, और सर एडवर्ड मैकलन ने इसे लाया था, और ये सहकारिता समिति से संबंधित है। अब देखते हैं, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो भाई 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक, ये अधिकतम की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो भाई नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हमारा। 70 नंबर प्रश्न है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो भाई मानव परिश्रम से अर्जित धन आय कहलाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखते हैं, 71 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो भाई ये ऑप्शन दिया है संचार, यातायात, शिक्षा। भाई देखिए, संचार, यातायात, वित्त, ये बातें अलग हो रही है, परंतु सामाजिक बात अगर कोई है तो शिक्षा, शिक्षा समाज में बहुत जरूरी है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं,
कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो भाई संयुक्त राष्ट्र ने 2012 को ही सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। अब देखते हैं उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो भाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम जो भारत में 1986 के ईस्वी में आया था, और ये कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो भाई ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार यानी कि कस्टमर का अधिकार जो उसमें मांग कर सकता है वस्तु पे, तो ये अमेरिका से आया। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई इसे कहते हैं वैश्वीकरण, विश्व स्तर पे जुड़ाव। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। तो भाई अगर हम इनमें से ऑप्शन देखें तो इनमें से सभी है ना वो एक प्रकार के संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि वाणिज्य बैंक भी वही है, सहकारी बैंक भी है, क्षेत्रीय बैंक भी वही है, और इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखते हैं 77 प्रश्न कह रहा है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो भाई भारत का अधिकांश कार्यबल है ना वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वाले क्षेत्र में कार्यरत है। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, कृषि वाले क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार कर रहे हैं। अब देखते हैं भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। यही है जो मौद्रिक नीति का निर्धारण करते हैं भारत में। अब देखते हैं हमारा 79 नंबर प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भाई भूमि विकास बैंक को ही हम बंधक बैंक कहते थे, यानी भूमि बंधक बैंक, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। 80 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो भाई करेंट डिपॉजिट ऐसी जमा है जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता, यानी चालू जमा। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। भाई ये रहे आपके सोशल साइंस के 40 और प्रश्न, और सोशल साइंस के आपके पूरे के पूरे मॉडल सेट के 80 प्रश्न हमने करा दिए। अगर आप लोगों ने इन 80 प्रश्न को देख लिए होंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मदद जरूर मिलने वाली है। तो भाई वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और ऐसे ही मॉडल सेट के प्रश्न आप लोग चाहते हैं तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तो भाई अगले वीडियो में हम लोग हिंदी के मॉडल सेट प्रश्न को करेंगे। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, और भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें।